नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने वायुसेना के Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। 31 अगस्त 2027 तक होगा कार्यकाल। बक्सर के मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पेरिस पैरालंपिक्स में सुमीत अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज अवनी लेखरा आज दूसरे स्वर्ण के लिए खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने से सभी करों सहित 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली भारतीय श्रेणी में क्रय के वर्ग में स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन एयरो इंजन को सौंपने का काम 1 वर्ष बाद शुरू होगा और इसे 8 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। ये इंजन 54% स्वदेशी सामग्री से बने हैं और इनके कुछ प्रमुख घटकों को देश में ही तैयार किया गया है। इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट प्रभाग में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाली डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी है। मनमाड इंदौर न्यू लाइन 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल, और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी, और खासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। ये पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष, एग्रीश्योर और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। वे कृषि अवसंरचना निधि AIF उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। एक रिपोर्ट। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को विभिन्न वर्गों में दिए जाएंगे ताकि उनके प्रयासों को पहचान मिले और उनकी सराहना हो। विभिन्न राज्यों के मंत्री और बैंकों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये पुरस्कार समारोह अन्य बैंकों को और अच्छा प्रदर्शन करने तथा इस योजना की संपूर्ण सफलता में योगदान करने के लिए प्रेरित करेगा। कृषि अवसंरचना निधि AIF का शुभारंभ 2022 में किया गया था। इसका उद्देश्य पैदावार के बाद कृषि प्रबंधन के आधारभूत ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। समाचार कक्ष से अमन यादव। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 3 वर्ष के लिए बनाए गए इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। एक रिपोर्ट। विधि मामलों के विभाग के सचिव और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इसमें 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक में से जो भी अवधि पहले पूरी हो रही हो, उस समय तक पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। प्रदेश भाजपा आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत राज्य में 1,54,00,000 से अधिक सदस्य बनाने के लिए 4 स्तर पर निगरानी टोली बनाई गई है। इसमें 5 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय सदस्यता निगरानी टीम के नीचे जिले में 4, मंडल में 3 और शक्ति केंद्र स्तर पर 1 सदस्य सहयोगी को अभियान की निगरानी का दायित्व दिया गया है। सदस्यता अभियान की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा।
इससे एक व्यक्ति की सदस्यता 2 बार नहीं हो सकेगी। इधर नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि सदस्यता अभियान के जरिए समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचकर उन्हें पार्टी से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के गांवों में चल रहे जमीन सर्वे के मद्देनजर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 1 हफ्ते के भीतर बचे हुए सभी गांवों में ग्राम सभा आयोजित करा लेने का निर्देश दिया है। अब तक 38,000 गांवों में ग्राम सभा की बैठक हो चुकी है। विभाग ने कहा है कि इच्छुक व्यक्ति विभाग की वेबसाइट या संबंधित मोबाइल ऐप पर दिए गए लिंक के माध्यम से जमीन से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही बढ़ाने के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर पर लाइव निगरानी के लिए लगभग 100 टोल प्लाजा की पहचान की है। इन टोल प्लाजा का चयन 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त संकुलन प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया है। निगरानी सेवा को चरणबद्ध तरीके से अधिक टोल प्लाजा तक बढ़ाया जाएगा। टोल प्लाजा का नाम और स्थान के अलावा वेब सॉफ्टवेयर जिन विवरणों को साझा करेगा उनमें वाहनों की कतार की लंबाई, कुल प्रतीक्षा समय और टोल प्लाजा पर वाहन की गति की लाइव स्थिति से संबंधित विवरण शामिल होंगे। यदि किसी टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार निर्धारित सीमा से अधिक हो तो यह चेतावनी और लेन वितरण अनुशंसा भी प्रदान करेगा। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी एक कथित नोटिस के बारे में अफवाहों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम इस महीने के अंत तक सभी बीमा उत्पादों और संशोधन योजनाओं को वापस लेने जा रहा है। नकली नोटिस में दावा किया गया है कि संशोधन से प्रीमियम और पॉलिसी के नियमों और शर्तों में बदलाव आएगा। फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और बीमा एजेंसी की ओर से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। बक्सर के मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिंटू बिहार के पहले कलाकार हैं जिनका चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है। उन्हें पॉटरी, सिरेमिक और टेराकोटा श्रेणी में यह पुरस्कार मिलेगा। पिंटू को शिव आराधना में लीन भगवान गणेश की 11 सर वाली टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में 2024 के 5वें दिन भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा है। एक रिपोर्ट। बैडमिंटन में नीतेश कुमार ने पुरुष एकल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सुहास यतिराज ने भी पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन को हराकर महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्रीशिवन ने भी महिला एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स्ड टीम कंपाउंड स्पर्धा में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। आज निशानेबाज अवनी लैखरा दूसरे स्वर्ण के लिए खेलेंगी। वहीं मरियप्पन थंगावेलु से भी पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में पदक लाने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। रेलवे ने पटना समेत 10 प्रमुख स्टेशनों पर रेल नीर की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे के तहत इनमें पटना जंक्शन सहित राजेंद्र नगर टर्मिनल, गया, धनबाद, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, समस्तीपुर और दरभंगा स्टेशन शामिल हैं। रेलवे ने अन्य स्टेशनों पर निजी कंपनियों को पैकेज्ड पेयजल के प्रमाणित 12 ब्रांडों को सूचीबद्ध किया है। इधर दक्षिण पश्चिम रेल मंडल के तहत तेलंगाना में ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण पटना आने वाली 3 ट्रेनों को एक दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। पटना से दक्षिण भारत जाने वाली 4 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। इन ट्रेनों में दानापुर से चलने वाली बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन, दानापुर संघमित्रा ट्रेन शामिल है। परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र की गाड़ियों पर लगने वाले जुर्माने की राशि में कटौती की है। संशोधित दरों के अनुसार अब चालान की राशि वाहनों की श्रेणी के अनुसार 1,000 से लेकर 5,000 रूपये तक होगी। इससे पहले वाहनों पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगता था।
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि दूसरी बार नियम तोड़ने पर वाहन मालिक को अधिक जुर्माना देना होगा। उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए 7 दिन का समय भी दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित होगी। इससे पहले यह परीक्षा 30 सितंबर को होनी थी। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथि बदली गई है। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 13 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इनमें पटना जिले से 12 मामले सामने आए हैं। पूरे राज्य में अब तक 775 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और टीएमसी सांसद कृति झा आजाद की पत्नी पूनम आजाद का कल निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार थीं। उनका अंतिम संस्कार बंगाल के दुर्गापुर स्थित दामोदर वैली घाट पर किया जाएगा। उनके निधन पर राजनीतिक, सामाजिक और क्रिकेट जगत से जुड़े गणमान्य लोगों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के मालदा में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लीग मुकाबले में बिहार ने मेघालय को 10-0 से पराजित कर दिया। बिहार की ओर से अंशु ने सर्वाधिक 4 गोल किए। बिहार की टीम का अगला मुकाबला कल गुजरात से होगा। इधर अररिया में कल से जिला स्तरीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित नेताजी सुभाष स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, वुशु, बैडमिंटन और कराटे सहित कई मुकाबले होंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सूबे के 2,92,000 शिक्षकों की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ। अखबार लिखता है, SCERT से प्रशिक्षित अध्यापकों को मिलेगा वार्षिक बढ़ोतरी का लाभ। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बिहार को 6,500 करोड़ रुपए की विशेष सहायता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, अधिकारी अवमानना याचिका दायर किए बिना नहीं मानते हैं अदालत का आदेश। प्रभात खबर ने जातीय जनगणना से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, RSS ने कहा जातीय जनगणना जरूरी पर न हो राजनीतिक इस्तेमाल। संघ ने जनगणना को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए बताया अहम। आज अखबार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, रोहतास औरंगाबाद को नीतीश की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने डिहरी में 1,350 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया शिलान्यास। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति। कोर्ट ने कहा, हम बताएंगे कब चलेगा बुलडोजर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने वायुसेना के Su-30 MKI विमानों के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। 31 अगस्त 2027 तक होगा कार्यकाल। बक्सर के मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पेरिस पैरालंपिक्स में सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज अवनी लेखरा आज दूसरे स्वर्ण के लिए खेलेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।